अच्छा, अब जो हम दिखाने जा रहे हैं सेगमेंट टुवर्ड्स द एंड, जनरल साहब से मैंने सवाल किए, उन्होंने उसके जवाब दिए। अभी थोड़ा मामला टेढ़ा है, अब लोगों ने उनसे सवाल किए। अच्छा, जब हमारे सामने कोई शख्स बैठा होता है ना, अभी जनरल साहब यहाँ बैठे होते तो आप ज़रा थोड़ा लिहाज करके सवाल करते, मैंने भी बहुत लिहाज करके, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, बड़े सोच समझ के सवाल पूछे। लेकिन वो शख्स जो सड़क पे खड़ा है वो बड़ा जालिम है, जिसके सामने एकदम कैमरामैन आता है माइक लेके, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या किसके, वो तो बख्शता ही नहीं ना शख्स, उसके तो दिल में इतना गुस्सा जहर है कि क्योंकि उसको पता है उसने अभी कह देना और भाग जाना है और उसको किसी ने पकड़ना है नहीं, पकड़े हम जाते हैं, इसलिए हम बहुत सोच के बोलते हैं। लेकिन जो सड़क पे मौजूद अवाम है वो सोच के नहीं बोलती, दिल की बात करती है और क्या कुछ नहीं पूछ लेती। तो उन्होंने सवाल किए और जनरल साहब ने जवाब दिए, बहुत सख्त सवालों के बहुत सख्त जवाब। आइए देखते हैं। अब कुछ पब्लिक के कुछ कमेंट्स हैं, कुछ सवाल हैं, तो उनको आपने बड़ी ब्रीफली 10 सेकंड के अंदर जवाब देना है। वो हमने उनसे पूछा था कि जी आप क्या सवाल उनसे करना चाहते हैं 1 to 1। ओके, मेरा नाम ज़ियाउल हसन रिजवी है। आपके पास अनलिमिटेड इख्तियारात थे, तो आपने कालाबाग डैम क्यों नहीं बनाया? कालाबाग डैम एक पॉलिटिक्स इतना ज़्यादा पॉलिटिसाइज था कि अगर उसे बनाते तो हमारी पार्टी, जो मेरे सपोर्टर्स थे, मेरी पार्टी PMLQ वाले, वो सिंध में अपने गांव भी नहीं जा सकते थे और वो डिफीट हो जाते और हम पॉलिटिकली हार जाते। आपकी हतमी तारीख कौन सी होगी जब आप अदालतों में अपने आप को पेश करके अपनी बेगुनाही और सफाई के मुतल्लिक़ कुछ कहना चाहेंगे? जब भी मैं पाकिस्तान आऊँगा, जब भी मैं पाकिस्तान आऊँगा तो फिर ये केस, ये मेरे जुडिशल टीम की एडवाइस के मुताबिक कोर्ट में जाऊँगा। मेरा नाम हामिद रज़ी है और मैं इधर लाहौर में रहता हूँ। मैं जनरल मुशर्रफ साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि उनके दौरे हुकूमत में नवाब अकबर बुगटी का कत्ल क्यों हुआ? ये अकबर बुगटी साहब को किसी ने कत्ल नहीं किया। मैंने बताया है कि उन्होंने ख़ुद ने खाना जंगी की फ्रंटियर कोर के साथ। उन्होंने वो ख़ुद अपने उन फॉलोअर्स को लेकर वो तमाम गैस पाइपलाइंस उड़ा रहे थे, इलेक्ट्रिक पाइलॉन्स उड़ा रहे थे, रेलवे लाइंस उड़ा रहे थे, सुई की इंस्टॉलेशन के ऊपर कोई 450 रॉकेट्स उन्होंने एक दिन में चलाए। वो फ्रंटियर कोर की गैरजन के ऊपर रॉकेट और गोलियां बरसा रहे थे। तो इस सूरत हाल में खाना जंगी हुई और उन्हीं की अपनी वजह से, और वो खुद ही पहाड़ों में अपने साथियों के साथ गए और फ्रंटियर कोर से लड़ने लगे। वहाँ उस प्रोसेस में वो एक गार में घेरे में लिया गया उनको कोई इरादा किसी का भी नहीं था मारने का। 4 ऑफिसर उस गार के अंदर गए हैं। अगर मारने का इरादा होता तो फ़ौज को जानता है 4 ऑफिसर कभी नहीं लीड करते इस तरीके से। और फिर अंदर से धमाका एक हुआ है, वो धमाका भी उन्होंने खुद ही ने किया या करवाया, क्योंकि ऑफिसर कभी भी रॉकेट लॉन्चर लेकर नहीं जाता है। तो लिहाजा ये सारा मैं समझता हूँ या तो एक खुद कशी उन्होंने की है, उधर एक्सप्लोसिव्स लगे हुए थे उन्होंने उड़ाए हैं, या फिर अंदर से उन्होंने उन ऑफिसर्स के ऊपर रॉकेट्स फायर किए हैं जिसकी वजह से वो पूरा गार कोलैप्स हो गया। तो मेरी नज़र में ये एक या खुदकशी है या उनकी अपनी वो गलती की वजह से वो 4 ऑफिसर भी शहीद हुए बेचारे। मेरा नाम मिसिस हामिद है और मैं मुशर्रफ साहब से ये सवाल करती हूँ कि आज जो बलूचिस्तान के हालात हैं उसमें आप अपने आप को कितना ज़िम्मेदार ठहराते हैं? ये मुझे आपकी सवाल से बहुत हैरानगी हो रही है, क्योंकि हमारे ज़माने में बलूचिस्तान बिल्कुल तरक्की की तरफ चल रहा था और उधर कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। जो वो लोग जिन्होंने चाइनीज़ को मारा था, वो लोग जो गैस पाइपलाइन, इलेक्ट्रिक पाइलॉन्स वगैरह उड़ा रहे थे, उनको काबू में ले लिया गया था। 65 फरारी कैंप्स थे वहाँ जहाँ टेररिस्ट बैठे हुए थे और ये हरकतें कर रहे थे, पंजाबियों को मार रहे थे, हर किस्म की, उन सब को कंट्रोल में ले लिया गया था। आप उनसे पूछें जो इन लोगों के साथ मुलव्वस हैं, आप उनसे पूछें। मैं नवाज़ शरीफ साहब की मैं बात कर रहा हूँ, जो पंजाबी जाग का इन्होंने नारा लगाया था
क्या इन्होंने एक दफ़ा भी वो पंजाबी सारों को मारे जा रहा है वहाँ और वो भाग गए हैं पंजाबी छोड़कर वहाँ से, उनके हक़ में कभी इन्होंने बोला है? और जो उनको मार रहे हैं और जो बलूचिस्तान को अलहदगी की तरफ ले जा रहे हैं, वो इनके पास बैठे हुए, इनकी पार्टी में बैठे हैं और इनके साथ बैठे हुए हैं। तो उनसे आप ये सवाल करें कि उन्होंने किया है। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद कादिर है, मैं एजुकेशनिस्ट हूँ। मैं मुशर्रफ साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आपने अमेरिका से कोई खुफिया मुआहदा किया था जो आज पाकिस्तान में ड्रोन हमले हो रहे हैं? नहीं, कोई ऐसा मुआहदा नहीं था। शॉर्ट आंसर तो यही है, और इसका प्रूफ यही है कि हमारे ज़माने में 4 साल में 9 ड्रोन हमले हुए हैं। तो बस ये प्रूफ है कि कोई ऐसा मुआहदा नहीं था। मेरा नाम खिजर हयात है, इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, लाहौर से ताल्लुक़ है। पहले तो पॉलिटिशियन बहुत ज़्यादा करप्ट थे, लेकिन आपका लाइफस्टाइल देखकर ये महसूस होता है कि आर्मी भी इसमें बदर्जा उत्तम पाई जाती है। इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे आगे हुए हैं। आप बताएं कि ये आपके पास कैसे आगे हुए? पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान का एक भी पैसा मेरे लिए या मेरे ख़ानदान के लिए हराम है। अब कैसे आया, मुझे कोई ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है कि मैं आपको बताऊं, लेकिन क्योंकि आपने ये पूछ लिया है, मैं आम पॉलिटिशियन जो पाकिस्तान के हैं, मैं उस तरीके का आदमी नहीं हूँ। पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए। मैंने एक किताब लिखी है जो बेस्ट सेलर रही है, आपको पता होना चाहिए। 6 महीने बेस्ट सेलर थी दुनिया की। ये मैंने लिखी है, मेरी किताब जो है इन द लाइन ऑफ फायर। उससे मुझे पैसे मिले हैं, ज़ाहिर है। और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे दुनिया में लेक्चर्स के लिए बुलाते हैं, पूरी दुनिया में। मैं ईस्ट में सिंगापुर, हांगकांग गया हूँ, मैं यूरोप में प्राग में गया हूँ, स्टॉकहोम गया हूँ, मैं अफ्रीका लेगोस में भी बुलाया गया है, मुझे हिंदुस्तान में 2 दफ़ा बुलाया गया है, और मैं यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में मेरे ख्याल में दर्जनों दफ़ा गया। अब मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि मुझे कितने वो पैसे देते हैं, लेकिन दुनिया में जो टॉप पैसे लेने वालों में एक मैं भी हूँ, वो इतना देते हैं मुझे। और दूसरी आखिरी बात, मेरे बहुत से दोस्त हैं जो मेरे बहुत ही खैर ख्वाह हैं और मुझे किसी सूरत में वो हेल्प करेंगे, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये कौन से दोस्त होते हैं राय साहब जो हेल्प कर देते हैं ऐसे? कोई भी किसी की हेल्प नहीं करता। मैं तो कहती हूँ ऐसे वक्त में दोस्त ही पहले भागते हैं। कोई भी किसी की हेल्प नहीं करता। या तो आपने किसी को फ़ायदा पहुंचाया होता है, या उसको ये उम्मीद होती है कि आप उसको कोई फ़ायदा पहुंचाएंगे। सही। एक जगह बस मुझे बहुत अच्छा इन्होंने बोला जनरल साहब ने, एक जगह बस दिल दुखा कि जहाँ शुरू में मैंने मीडिया की बात की कि आपने इनको इतनी आज़ादी दी, आप रिग्रेट करते हैं नहीं, तो उन्होंने कहा कि जी एज अ प्रेसिडेंट आपको कौम की इंटरेस्ट में सोचना चाहिए, और इंटरेस्ट मैंने देखा, अपना नहीं सोचा। और यहाँ जब काला बाग डैम की बात आई तो उन्होंने कहा कि मेरे जो 7 लोग थे उनको प्रॉब्लम थी, उनको थ्रेट्स थी, उनके लिए बड़ी परेशानी थी, इसलिए मैंने काला बाग डैम नहीं बनाया। और आज जो हमारी ज़िंदगी अजाब है, ये आपके दोस्तों के आराम की वजह से। यहाँ मेरा इतना दिल दुखा इस बात पे, जनरल साहब की मैं बहुत फ़ैन हूँ, बट आई फेल टू अंडरस्टैंड। क्योंकि उनको मतलब एक तरफ आप इतनी बड़ी बात सोच रहे हैं, बिग पिक्चर, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मेरे लोगों का मसला था इसलिए मैंने डैम नहीं बनाया जिससे आगे कुछ चंद साल बाद पाकिस्तान के लोग अंधेरे में होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि काला बाग डैम जो कि अगर मुशर्रफ साहब के दौर में अगर नहीं बना तो इन 4 सालों में तो कितने क्यूसेक पानी आके बह भी गया, सिंध को भी बर्बाद कर गया, तो अभी क्यों नहीं बना लिया 4 सालों में? वेरी गुड, बिल्कुल दिस इज माय क्वेश्चन। बहुत अच्छे, गुड वन। सब सोच ही यही है, अब बन जाता ना पानी इतना के डूब जाते हैं और जब जरूरत है तो पानी कोई नहीं। चले उन्होंने नहीं बनाया तो इन 4 सालों में तो बन सकता था ना। बेशक, अगर हम उन पे क्रिटिसाइज करते हैं तो व्हाई नॉट प्रैक्टिकल कर लें। आपने अभी उनको पॉइंट आउट किया कि तरफ मुशर्रफ साहब बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने अपने फ्रेंड्स को सोचा और हमें मुसीबत में एक किस्म का डाल दिया। सो अभी आप ये अभी एक्सप्रेस कर रही हैं, आपने उस वक्त ये क्वेश्चन उनसे पूछा क्यों नहीं? आपने क्यों ये इतना लेट कर दिया? आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम नुमान। नुमान, नुमान मैं बहुत सीधी हूँ, मैं सच बताऊँ, मेरे अंदर चालाकी नहीं, मैं तो सही तरह किसी का पूरा नाम भी नहीं ले सकती। वो जब हिज हाइनस फलां फलां ये जब करके नाम आते हैं, मैं तो वो भी सीधी तरह नहीं ले सकती। आई एम अ वेरी सिंपल स्ट्रेट पर्सन। ईमान से जब मैं इंटरव्यू ले रही थी तब मैं इसका रेफरेंस नहीं बना सकी कि पीछे ये बात हुई, क्योंकि उस वक्त आपको होता है कि आपके पास एक टाइम है, आप किसी के जगह पे बैठे हो, 1-2 घंटा आपके पास होते हैं, आपने जल्दी जल्दी सवाल करने हैं।
और न्यूज़ एंकर्स होते हैं वो बड़े चालाक और उनकी समझ होती है कि हमने यहाँ पकड़ना है, हमने यहाँ बोलना है। ये मेरा एम था कि मैं बस उनसे सवाल करूँ, जवाब मिले, शो बन जाए। आप यकीन करो जब मैं यहाँ एडिटिंग पे थी और मैंने ये वो सवाल गौर से सुना, फिर ये सुना, तो फिर मुझे उस वक्त स्ट्राइक किया। अगर मुझे उस वक्त मेरे भाई हिट करता तो मैं पूछती ज़रूर कि ये क्यों। बिल्कुल मुझे फील हुआ बाद में, मेरा रिग्रेट था कि यार मुझे उनसे उसी वक्त पूछना चाहिए था। लेकिन मेरा अब मकसद ये शो के साथ है किसी से हम डायरेक्ट पंगा ना लें। आप लोग की इतनी स्ट्रेंथ है, आपको अंदाज़ा नहीं। हम कोई बात करते हैं ना, हम पे 36 केस हो जाते हैं। आप लोग जब मिल के बात करते हो, कोई माइकल आल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सबसे बड़ा मसला है कि हमारी पब्लिक जानती कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी। हम तो एक हद तक बोल सकते हैं भाई आप तो सब कुछ कह सकते हो, आप ही से चेंज आ सकता है। मैं ये पूछना चाह रहा था क्योंकि अभी जनरल साहब को देखते हुए जनरल साहब कह रहे थे कि अकबर बुगटी साहब सुई पे रॉकेट्स वगैरह फायर कर रहे थे। तो मैंने एक दफ़ा ये प्रोग्राम देखा था सोहेल वड़ाइच साहब का, एक दिन जियो के साथ, अकबर बुगटी साहब के साथ। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने उनके साथ जब प्रोग्राम किया तब वाकई ऐसे हालात थे या नहीं जो ये अभी बयान कर रहे हैं? जी, इसमें मेरी ज़रा दो राय हैं। एक राय तो ये है कि हालात तो वहाँ ख़राब थे। मैं भी जब गया उस वक़्त भी वहाँ पे रॉकेट भी चल रहे थे, लड़ाइयाँ हो रही थी, फायरिंग्स हो रही थी, रोज़ बंदे मर रहे थे, ये सच है। लेकिन मेरी राय में बुगटी साहब के साथ जिस तरह डील किया गया वो गलत था। वो बूढ़े आदमी थे और उनके साथ मुज़ाकरात का जो सिलसिला चल रहा था, अगर उसी नेगोशिएशन को आगे बढ़ा के कोई सेटलमेंट कर ली जाती तो वो ज़्यादा बेहतर। तो यानी ये एक ऑपरेशन था या एक सुसाइड थी? जो उन्होंने कहा कि ये सुसाइड, मेरा ख्याल है ऑपरेशन था। लैला आप क्या कहते हैं? आई हैव नो आइडिया। नहीं ना, मुश्किल होगी बात इस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। चलें जी, यहाँ ज़रा माहौल बहुत गर्म हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि बड़ा ज़रा फोकस्ड और बड़ी लाइट गुफ्तगू हो। बात ये है कि जब अपने मुल्क के बारे में बात होती है तो हर कोई जज्बाती हो ही जाता है और हिस्ट्री तो जज्बाती कर ही देती है। आखिर में सुनते हैं जनरल साहब ने क्या कहा है अपनी पार्टी के फ्यूचर के बारे में। आपको अपनी पार्टी का फ्यूचर क्या नज़र आता है? देखिए, मेरी नज़र में पार्टी का फ्यूचर ज़्यादा क्लियर होगा जब मैं वापस आऊँगा। अगर आप दोबारा प्रेसिडेंट इंशाल्लाह आपको बनने का मौका मिलता है, वैसे आपको कितने चांस लगते हैं उसके, और जब बनेंगे तो पहला काम क्या करेंगे? पहला काम दो काम है हमारे। इकॉनमी ठीक करें, टेररिज्म से लड़ें। टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़म इन सोसाइटी, इसको ठीक करें, इसकी तरफ जाएं। ये दो डायरेक्शन है, बाकी सब दे विल ऑल फॉल इन लाइन। ये जितनी भी हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सब दे विल ऑल फॉल इन लाइन। मतलब मेरी बिलीफ ये है कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवाम की खुशहाली, मुल्क की तरक्की, ये दो चीज़ें बस। अब आवाम की खुशहाली, मुल्क की तरक्की, इकॉनमी आप ठीक कर दें, सारी ठीक हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो सब जाएंगी। कुछ ठीक हो जाएगा। ये गैस, बिजली सब ठीक हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ कि अगर ये गवर्नमेंट एक और टेन्योर अपना उसको करने का चांस मिलता है, इलेक्शंस में जीत जाते हैं और 5 साल फिर हुकूमत करेंगे, तो पाकिस्तान को आप कहाँ देखते हैं? फिर 5 साल बाद क्या होगा, ये आप आवाम को बताएं। मेरी नज़र में तो पाकिस्तान का फ्यूचर तारीख होगा, क्योंकि इस वक्त 5 साल में जो अब ये नहीं कर सके हैं तो अगले 5 साल में क्या करेंगे, जबकि सूरत हाल और ज़्यादा बिगड़ी हुई है। जो सही हमने सूरत हाल देकर गए थे उसको इन्होंने आगे नहीं ले जा सके हैं, तो अब जो बिगड़ी हुई सूरत हाल है उसको कैसे ठीक कर सकेंगे, मुझे बहुत कोई कॉन्फिडेंस नहीं है इसमें। थैंक यू सो मच सर। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या भयंकर तारीख होगा? जब से मैं इस दुनिया में आई हूँ, पैदा हुई हूँ, तब से लेके जब से वो संभाली है, यही लोग बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि हमारे लोग तो अब मरने से डरते ही नहीं, रोज़ मरते हैं, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बस जब आखिरी हद तक पहुँच जाएंगे तो फिर